ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं, ठीक है ये? यस यस हाँ, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को खत्म कर दिया है ना, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया ना, मैग्निफिकेशन, यस मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। असल में आपका मैग्निफिकेशन का पार्ट इतना ही था, बराबर है? ओ सॉरी, मिरर वाला पार्ट इतना ही था। मिरर में भी एक चीज रह रही है, जो वो रिलेशन होता है बच्चा, उसका रिलेशन का प्रूफ होता है आर इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, आइदर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। ये फॉर्मूला भी ड्राइव होता है, ये मैं ड्राइव करके दिखा दूंगा आगे क्लासेस में, ठीक है? ये हमारा रिफ्लेक्शन था। यहां तक आपको क्या आना चाहिए? यहां तक आपको दो चीजें आनी चाहिए। चलो बेस आपका आ जाए आपको अच्छी बात है, लेकिन आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक आपको आना चाहिए क्या जो मिरर फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, एक आपको मैग्निफिकेशन आना चाहिए। क्लियर है? बाकी जो आगे की क्लासेस थी, उससे पहले की क्लासेस थी, वो तो बिल्कुल बेस था। उसी प्रकार से आज की क्लास जो है वो भी आपका बिल्कुल बेस है बच्चा, बिल्कुल बेस है, बराबर है? बिल्कुल क्या है? बेस है। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर देखो यार, पता है ये लेक्चर भी क्या है ना, पूरा आपका 10वीं से रिलेटेड है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया, उदाहरण के तौर पे जब शुरू के आपको दो लेक्चर समझ में आए थे, पहला और दूसरा, तब जाके आपको तीसरा और चौथा समझ में आया यही हुआ ना। पहले आपको दो लेक्चर समझ में आए, तब जाके आपको तीसरा और चौथा लेक्चर समझ में आया। उसी प्रकार से जब आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा तो आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे, और आगे के सारे लेक्चर्स, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ 14-15 तो 14 तक तो जाएगा ही, है ना? देखो ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है लाला रिफ्रैक्शन? थोड़ा इसको मैं फास्ट रखूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा ये 10वीं क्लास में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट रेज, व्हेन द phenomenon of bending of light, when it moves from one medium to, the phenomena of bending of light when it moves from one medium to another is called refraction. तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कैसे होता है रिफ्रैक्शन? मतलब हमारे पास क्या होगा ना, दो अलग अलग मीडियम होंगे बच्चा। जैसे मान लो ये सरफेस है, ये क्या है? किसी एक मीडियम का सरफेस है ना? इसके ऊपर होगा हमारा मीडियम 1 और इसके नीचे हमारा होगा मीडियम 2। तो ऊपर एक मीडियम है और नीचे क्या है? नीचे भी एक मीडियम है। ये कोई हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई। अब ये जो रे ऑफ लाइट आई है, ये जो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई है, ये रे ऑफ लाइट ये आने वाली को हम वही बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये हमने खींचा नॉर्मल। अभी तक रिफ्लेक्शन में क्या होता था? अभी तक रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि भैया लाइट टकरा के बाउंस बैक हो जाती थी, पर अब बाउंस बैक नहीं होगी। अभी बाउंस बैक नहीं होगी, वो लाइट जो है वो टकरा के अंदर जाएगी, आर पार जाएगी। तो इसे बोला मैंने इंसिडेंट रे, इसे बोला मैंने रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्रैक्टेड रे। क्या? रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास क्या हो गई? इंसिडेंट रे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब क्या है भैया, एक बात बताओ, आपने लाइट को ऐसे क्यों मोड़ा? जाना तो लाइट को सीधे चाहिए था, जाना तो लाइट को ऐसे सीधा चाहिए था, पर ये लाइट क्या होती है? अपने पाथ से बेंट होती है, क्योंकि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड वगैरह भी अलग अलग होती है। ठीक है भैया, समझ गए? अब लाइट कहां से कहां बेंट होगी, आओ इस बात को भी समझते हैं। देखो एक हमारे पास ना, अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे बेटा। ये होगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल आर, एंगल आर।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 चीजें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना 2 मीडियम होते हैं, लाइट कहाँ से कहाँ बेंड होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंडिंग ऑफ लाइट की, बेंडिंग ऑफ लाइट की भी अगर मैं बात करूं तो लाइट ना 2 तरीके से बेंड होती है। कैसे बेंड होती है देखो, अगर लाइट एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, आपको भली बात ही पता होगा मेरे ख्याल से, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है, एक हमारे पास होता है रेयर मीडियम, या मैं डायरेक्ट कर देता हूं, व्हेन लाइट रेज मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। जब लाइट रेज जो है वो कहां से कहां जा रही है बच्चा, रेयर से डेंसर में। और यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, व्हेन लाइट रेज मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, when light rays moves from denser to rarer medium or when light rays moves from denser to rarer medium, okay, rarer to denser। ठीक है, क्या होता है देखो, ये हमारे पास मान लो बच्चा कोई सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास कोई क्या है बेटा, सरफेस है, ये हमारे पास कोई एक सरफेस है। अब ऊपर है बच्चा मीडियम 1 और नीचे है बच्चा मीडियम 2, ऊपर है बच्चा मीडियम 1, नीचे है बच्चा मीडियम 2। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना, ऊपर मान लो डेंसर मीडियम है। डेंसर क्या होता है, लाइट क्या है ना, रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो 2 मीडियम का गेम है, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो एक ज्यादा डेंसर होगा, एक कम डेंसर होगा। उदाहरण के तौर पे अगर लाइट पानी से एयर में जा रही है, पानी और एयर है, मान लो हवा है और इसके नीचे पानी है, यहाँ पे हवा है, इसके नीचे पानी है। लाइट अगर हवा से पानी में जा रही है तो हवा क्या हो गया, रेयर, और पानी क्या हो गया, डेंसर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, और ये मीडियम 1 है मान लो रेयर मीडियम, और मीडियम 2 है मान लो डेंसर मीडियम। मीडियम 1 क्या है, रेयर मीडियम, मीडियम 2 क्या है, डेंसर मीडियम। मीडियम 1 मान लो यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर मीडियम। मान लो ये डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर हो गया हमारे पास, मान लो वाटर से जा रही है कहाँ पे, और यहाँ पे एयर है। यहां मान लो क्या है, एयर से जा रही है कहां पे, वाटर में, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर लाइट बच्चा, अगर लाइट रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है, जाना इसको सीधे चाहिए था, वीडियो चल रही है ना, यस, जाना इसको सीधे चाहिए था, पर ये सीधे नहीं जाएगी, ये बेंट होगी। अब कैसे बच्चा ये बेंट होगी, ये लाइट बेंट होगी, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से, उसका एक्चुअल पाथ तुमने देख लिया, जाना उसको सीधे चाहिए था, अगर वो हवा से पानी में जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। कहां बेंट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रेयर से अगर डेंसर में आ रही है, एयर से अगर वाटर में आ रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, लाइट रे मान लो वाटर से एयर में जा रही है, लाइट रे जो है वाटर से एयर में जा रही है, जाना इसको चाहिए था बच्चा ऐसे, पर ये क्या होगी बेटा, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। अपना एक्चुअल पाथ देखो उसका, उसका एक्चुअल पाथ का है, और उससे इधर उससे उधर, तो जब वो रेयर से डेंसर में आ रही तो इधर बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से उधर की तरफ बेंड होगी, तो ऐसे जाएगी, बराबर है। तो इसे हम कहते हैं, ये होता है लाइट का बेंडिंग। मैंने आपको बता दिया, हेडिंग का नाम भी क्या था, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम
व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो ऐसे करके बेंड हो गए। कोई डाउट बच्चा इसमें? नहीं। अब यहाँ पे लॉज आते हैं, लॉज बिल्कुल सेम है बेटा। अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज रिफ्रैक्शन के क्या है? लॉज रिफ्रैक्शन के बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या है लॉज रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, ये मान लो हमारे पास सरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये लाइट ऐसे करके बेंड हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल होती है वो तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात भी तो है कि अगर मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा, ये तीनों एक ही बिंदु पे तो पड़ेंगे, ये तीनों एक ही बिंदु पर तो पड़ेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal lies on a same plane at a same point। बराबर है? हाँ है ना? हाँ है ना? यस। सेकेंड लॉ में ये बोलना चाहूंगा, सेकेंड लॉ क्या कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना बच्चा। मान लो ये एक सरफेस है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ा आसान है। मान लो ये एक सरफेस है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई, ऊपर मान लो एयर है, नीचे मान लो वाटर है। ऊपर थोड़ा मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, थोड़ा तेज नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा ना यार पता नहीं क्या हो रहा है यार, सीजनल मेरे ख्याल से मौसम बदल रहा है, तो थोड़ा ना ऐसा हो रहा है ना यार, सर्दी जुकाम, सर भारी, तबीयत थोड़ी डाउन है ना, तो मैं थोड़ा तेज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर एयर है और नीचे क्या है? वाटर है। ऊपर एयर है और नीचे क्या है? वाटर है। ऊपर एयर, नीचे वाटर है। ये पहली रे ऑफ लाइट आई, मान लो ये पहली रे ऑफ लाइट आई बच्चा, और ये ऐसे करके बेंड हो गई। इस एंगल को मैंने बोल दिया I1, पहला फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैंने बोल दिया R1। मैंने एंगल I को हल्का सा बदला, हल्का सा क्या किया? बदला। सॉरी, तो मैंने एंगल I को हल्का सा बदला, तो R भी बदलेगा। तो एंगल I को मैं इस एंगल पे लाया, तो ये था I2 और ये था हमारे पास R2, I2 और ये क्या था हमारे पास? R2। दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा बना दूं इसको, R2। अब यहां से क्या हुआ, मैंने एंगल I को फिर से बदला बच्चा, मान लो इस बार मैंने इतना गिरा दिया, तो ये हो गया मान लो I3 और ये हो गया हमारे पास क्या? R3। तो अब क्या है ना, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा यार रिफ्लेक्शन कितना सिंपल था यार, पहला लॉ तो दोनों का ही सेम है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, यार रिफ्लेक्टेड तो नहीं लिखा मैंने, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम एंड सेम पॉइंट। पर रिफ्लेक्शन में तो ये होता था यार कि ये अगर सरफेस है, एंगल I बराबर होता था एंगल R के, ये एंगल I बराबर होता था एंगल R के, एंगल I एंगल R के बराबर होता था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर हो। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है, लाइट बेंड हो रही है, कभी इधर को बेंड हो रही है, कभी इधर को, तो ये एंगल तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसमें बराबर क्या होगा, इसमें बराबर होने वाली बात क्या है? तो हमने ये देखा कि अगर मैं इस एंगल का, इसका साइन एंगल निकालूं, क्या निकालूं? साइन एंगल। अगर मैं इसका साइन एंगल निकालूं, साइन I1,
अगर मैं इसका साइन एंगल निकालूं साइन I1 और मैं उसको डिवाइड कर दूं साइन R1 से, मान लो I1 60 डिग्री है, I2 मान लो 45 डिग्री है, काट के कोई एक वैल्यू आ गई, काट के कोई एक क्या आ गई, वैल्यू आ गई, तो भैया इसका जो रेशियो मान ले सॉल्व करके मान लेते हैं सॉल्व करके आ गया 1.5, मान लेते हैं सॉल्व करके क्या आ गया 1.5। तो तुम्हें पता है इसको भी सॉल्व, ये मान लो अगर मैं साइन I2 अपॉन साइन R2 करूं, साइन I1 बाई साइन का एंगल, ये एंगल जितने डिग्री है उसको यहां पुट करके साइन का एंगल निकालूं और यहां वैल्यू पुट करके साइन का R एंगल निकालूं, इसका रेशियो निकालूं, ये भी 1.5 आएगा। और बहरहाल यही सेम सीन यहां होगा कि साइन I3 बाय साइन R3, इसका रेशियो भी 1.5 आएगा। तीनों रेशियोज हमारे पास 1.5 आएंगे, तीनों रेशियो हमारे पास सेम आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मैं ये कहना चाह रहा हूं साइन I बाई साइन आर, साइन I बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, ये हमें स्नेल ने बताया, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्नेल्स, तो ये लॉ स्नेल्स ने दिया। हालांकि ये दोनों लॉ स्नेल्स ने दिए, वो वाले लॉ भी स्नेल्स ने दिए, पर इसको हम स्पेशली क्या बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो यहां पे हम ये कहना चाह रहे कि हेयर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारा आपने 10वीं में पढ़ रखा है जो मैंने बताया है, साइन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे यार स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस will always, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of reflection, क्या ना मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ जा रखा है यार, to the sine angle of refraction will always remains constant for a given medium, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ एयर से वाटर करो फिर ये वाला एयर से ग्लास, नहीं है, एक सेम मीडियम के लिए जितने सारे रेशियो आएंगे वो सब बराबर आएगा। यानी साइन I बाय साइन R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। और यही म्यू हमारे पास आगे चल के क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चल के मतलब अगले बोर्ड पे ही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साइन I बाई साइन R कांस्टेंट होता है, म्यू के बराबर होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, बराबर है। तो ये सारे रेशियो क्या होंगे, सेम, ये सारे रेशियोज क्या होंगे, सेम। तो कितना सही था ना यार, स्नेल्स लॉ कितना सही था। उनने कहा एंगल I एंगल R के बराबर नहीं है, पर कुछ तो बराबर होगा, तो स्नेल ने क्या दिमाग लगाया कि भाई साइन का रेशियो बराबर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बेटा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन I1 बाय साइन R1 बराबर है साइन I2 सॉरी साइन साइन R2 बराबर है साइन I3 बाय साइन, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई डाउट नहीं, फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे। हो गया बेटा, ये आगे बढ़े। अगला जो हमारे पास यहां से टॉपिक निकलता है वो ये है देखो भाई, अगला जो हमारे पास यहां से टॉपिक निकलता है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज डिफाइंड एज ये कोई मीडियम है, इस मीडियम में मान लो ये रे ऑफ लाइट आई और ये मान लो बेंड हो गई, मैं मान लो रेयर से डेंसर में भेज रहा हूं, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 ये हमारे पास नॉर्मल है। अब यार हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, सही बात है। एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होती है, वाटर में कुछ और होती है, और जिसके कारण वो बेंट भी हो रही है। हाँ यार, स्पीड अलग अलग है। तो एयर में अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, डायमंड में अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट सपोज इसमें लाइट की स्पीड है v1 और इसमें लाइट की स्पीड है v2, इसमें लाइट की स्पीड है v1, इसमें लाइट की स्पीड है v2, कोई डाउट नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, when it passes from one medium to another, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड्स का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और ऐसे न्यू से भी दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पर्सनली इसे प्रेफर करूंगा, है ना? ठीक है ना? ओके, ठीक है। ओके, क्लास 10th में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तुम्हें याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ऐसे भी दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ध्यान से मेरी बात को सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो क्या होता है बेटा, ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे दिखाएंगे म्यू से। कैसे दिखाएंगे? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू में पहले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2, बराबर है। अभी यहाँ पे 2-1 आएगा, वो मैं बताता हूँ देखो कैसे। अभी यहाँ 2-1 आएगा, वो मैं समझाता हूँ कैसे। बराबर है ना? यस, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ना दो भागों में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो स्पीड मीटर पर सेकंड, नीचे की मीटर पर सेकंड से दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। एक मिनट, मैंने अपना फोन ना एरोप्लेन मोड पे डाला यार, एक सेकेंड, ठीक है ना? अरे कॉल आता है फिर वो पूरा कट जाता है। टाइप्स ऑफ, कट नहीं जाता, मतलब सेव हो जाती है वीडियो, दो टुकड़ों में हो जाती है, फिर उसको मर्ज करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये कोई रे ऑफ लाइट आई और ये ऐसे करके बेंट हो गई। मीडियम 1 एब्सोल्यूट का मतलब होता है मीडियम 1 एयर होना चाहिए। मीडियम 1 क्या होना चाहिए? एयर। और मीडियम 2 कुछ भी हो, कोई मीडियम हो। मीडियम 2 क्या हो? एनी मीडियम। मीडियम 1 एयर होना चाहिए, मीडियम 2 कुछ भी हो चलेगा। बेटा बहुत बारीकी से सुनना यार, बहुत नाजुक चीज है यार। मीडियम 1 एयर होना चाहिए, मीडियम 2 कुछ भी हो चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, या डेफिनेशन तो हमने ऊपर लिखी दी है यार, डेफिनेशन तो ऊपर लिखी थी, डेफिनेशन सेम है, एक मीडियम दूसरा मीडियम।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की स्पीड, एयर बोलो, वैक्यूम बोलो, फ्री स्पेस बोलो, बात एक ही है, बराबर है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, बराबर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी म्यू से ही दिखाएंगे, तो ये आ गया म्यू। अब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो लाइट की स्पीड है, एयर में लाइट की स्पीड को सी से दिखाया जाता है, और एनी मीडियम में लेट्स सपोज लाइट की स्पीड है वी, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है वी, तो ये क्या आ जाएगा सी अपॉन में वी। अरे बात तो वही है यार, बात तो वही है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट रेशियो हो गया, बराबर है, बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय म्यू, सी बाय म्यू। कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ए लाइट जा रही है, मान लो लाइट जा रही है एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, एयर के अंदर लाइट की स्पीड v है, सॉरी c है, और वाटर के अंदर लाइट की स्पीड है vw, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है vw, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है vw। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, पहला मीडियम क्या है बेटा c अपॉन में दूसरा मीडियम क्या बेटा vw, तो ये आ जाएगा दूसरा मीडियम vw। अब इसको लिखते कैसे हैं, जहां देखो यार बात को समझना, अब जिस मीडियम में लाइट जाती है, जिस मीडियम में लाइट जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए डिफाइन होता है, जिस मीडियम में लाइट जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए डिफाइन होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारे पास होगा म्यू, किस मीडियम में लाइट जा रही है वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर है, और कहां से जा रही है एयर से, तो यहां लिखोगे आप WA, रिफ्रैक्ट, जिस मीडियम में लाइट जाती है, देखो एयर में तो लाइट जा ही थी, जैसे ही वाटर में गई, अगला मीडियम कौन सा है वाटर, उसके अंदर जाने से, वाटर में जाने से उसकी स्पीड में बदलाव आया है, उसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज C अपॉन में VW। अब आप चाहो, अब जब लाइट एयर से जाती है ना, तो ये A लिखने की जरूरत नहीं होती, ये A लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई और मीडियम होता तो वहां लिखना पड़ता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज C अपॉन में VW। याद रखना या W पहले है या W नीचे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज C अपॉन W, ठीक है। अगेन ऐसे मान लो बी एग्जांपल है हमारे पास, लाइट जो है बेटा वो एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, एयर में लाइट की स्पीड c है और ग्लास के अंदर है vg, ग्लास के अंदर क्या है vg, ग्लास के अंदर क्या है vg। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां लाइट जा रही है ग्लास में, जहां लाइट जाती है उसके लिए डिफाइन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है c है ना, और दूसरे मीडियम में क्या है vg, तो फॉर्मूला हो गया c बाय vg। कोई डाउट नहीं। तो बेटा इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब पहला मीडियम क्या हो हमारे पास एयर हो, बराबर है, यस। अब बेटा यहाँ पे ना हमने बहुत सारे हमने ना पहले एक अवधारणा, पहले हमने एक बात मानी, वो माना हमने क्या कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 मान लिया, क्या मान लिया 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, एयर के लिए, ऑफ एयर बोलो, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, इसके लिए जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है, इसके लिए जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है, इसका म्यू हमने माना है, म्यू एयर हमने माना है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना मान लिया 1, भैया इसको 2 मान लेते हैं, हाँ 2 मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमने क्या माना 1, ठीक है। अब क्योंकि 1 मानने का रीजन भी है, सी से अगर मान लो लाइट एयर से एयर में जा रही तो C अपॉन C आएगा, C से C कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बेटा रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वैल्यूज अगर आप याद कर सको तो याद कर लो, ना कर सको तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरी मानो तो याद कर लेना यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बेटा होता है हमारे पास 1.33, और ये सारा एब्सोल्यूट है। ये सारा क्या है? एब्सोल्यूट, यानी पहला मीडियम एयर है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझते हो 1.33? इसका मतलब पता है क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? पहला मीडियम एयर रहा होगा, वेलोसिटी इन वाटर, स्पीड इन वाटर यही रहा होगा। अगर वाटर यहां आ जाए, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा सी अपॉन में 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1/33 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। 1.33 टाइम्स कम होगी किससे? उससे। और ये होता भी है। लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ और वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ तो पता है ये 2.25 क्या है? 1.33 को इससे जब डिवाइड करोगे ना 3 से, तो ये आएगा, इतने गुना कम होती है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असल मायना ये होता है कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम में उसकी लाइट की उसकी स्पीड जो है वो कितने गुना बढ़ेगी या कितने गुना कम होगी। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, याद करना चाहो कर लो इसको, म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1.5, 1.5 क्लियर है? यस। चौथा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो होता है 2.42। वैसे 10वीं में याद कर लेते हैं बच्चे ये सब, है ना? चल रहा है भाई, मैं सोचा वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 बराबर है। कई लोग 40 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? मैं वो लिख रहा हूं, मैंने 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है 2.42। पांचवा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। कलर्ड कंपाउंड से मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे जो कलर्ड वाले कंपाउंड, डीजल हो गया, डीजल कलर्ड होता है थोड़ा सा, पेट्रोल हो गया कलर्ड होता है। ये कलर वालों का ना, अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कलर्ड वालों का और ज्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड ये ज्यादा होता है 2.42 से। क्लियर है? वैसे अगर ये सारी चीजें आपको गिवन देगा वो, पर मैं कहता हूं यार 12वीं में आने के बाद अगर आपको ये सब भी नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है इस जिंदगी का? बराबर है। तो ये हमारे पास क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाले गए हैं? पहला मीडियम एयर रखा होगा, दूसरा मीडियम कोई ग्लास रखा होगा और उनका रेशियो निकाला होगा, तब जाके आया होगा। क्लियर है? अब मैं दूसरा बात करने जा रहा हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। दो होते हैं ना, मैंने बताया था। अच्छा, टाइप से मैंने एक ही लिखवाया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ टाइप, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असल मायने में यही है जो कुछ है। आज की क्लास इसी के लिए थी। देखो भाई, देख भाई, सेकंड हमारे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 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 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि पहला मीडियम भी कुछ भी हो सकता है, दूसरा मीडियम भी कुछ भी हो सकता है। यानी एयर तो नहीं, एयर अगर पहला मीडियम तुमने फिक्स कर दिया तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्लियर है? अब दूसरे मीडियम के लिए कुछ भी हो सकता है। तो कैसे? आओ मेरी बात को ध्यान सुनो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू, मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये है हमारे पास ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसे मीडियम 1 बोल रहा हूँ, इसे मीडियम 2 बोल रहा हूँ। तो ये होगा, इसमें लाइट की स्पीड है लेट्स सपोज v1, इसमें लाइट की स्पीड है v2, तो ये क्या आ जाएगा v1 अपॉन v2। पर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, लाइट कहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, लाइट कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में, लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के लिए डिफाइन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफाइन होगा, दूसरे के लिए, म्यू ऑफ टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बताना चाह रहा है। मैं बचपन में बड़ा कंफ्यूज होता था कि यहाँ 2 पहले, यहाँ 2 नीचे, यहाँ 1 बाद में, यहाँ 1 बाद। रट्टा मत मारो यार, रट्टा मत मारो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में किस स्पीड से लाइट का कितने गुना स्पीड लाइट बढ़ रही है घट रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां तो नॉर्मल फॉर्मूला आएगा, ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया वहां पे तो आपने लिखा नहीं ऐसा कुछ, वहां पे मैंने लिखा था म्यू डब्ल्यू लिखा था कि नहीं लिखा था, तो भैया उसके बाद एयर क्यों नहीं लिखा कि लाइट एयर से जा रही है। अब अगर पहला मीडियम एयर हो तो उसको ना लिखो तो भी ठीक है, लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या है, बच्चा, हमारे पास क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, ले देकर फकत हमारे पास आंखें ही तो है ना, फिर क्यों देखें हम जिंदगी को किसी और की नजरों से, क्या बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ए, तो हमारे पास है ये ए, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो वाटर है, ये मान लो ग्लास है, ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास है, ये वाटर और ये ग्लास है। तो लाइट अगर वाटर से ग्लास में जाएगी, वैसे बेंड तो इधर होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वाटर क्या रेयर मीडियम है, ग्लास सॉलिड होता है, कांच का होता है, डेंसर मीडियम है, तो इधर को बेंड होगी। तो इसके लिए आप कैसे डिफाइन करोगे इसको, ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां जा रही है लाइट, यहाँ पे हो गई लाइट की स्पीड vw, यहाँ पे हो गई लाइट की स्पीड vg। कहां जा रही है लाइट, ग्लास में, लाइट जहां जाती है ग्लास, कहां से जा रही है, वाटर से, तो vw। कहां जा रही है, ग्लास में, कहां से जा रही है, वाटर से, कहां जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हाँ है ना, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड vw, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड vg। कोई डाउट है भैया इसमें तो बता दो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम है ये, कहां से जा रही है, पहले मीडियम से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कोई डाउट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बी, ये हमारे पास क्या है, कोई भी मान लो, लेट सपोज यहां पे हमारे पास है ग्लास, यहां पे हमारे पास है डायमंड। लाइट जो है ग्लास से कहां जा रही है बच्चा, डायमंड में,
ये एंगल एंगल का तो कोई काम है नहीं वैसे। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन, ये हो गया वीजी और ये क्या हो गया वी डी, बराबर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ लाइट जा रही है, डायमंड में, कहाँ लाइट जा रही है, डायमंड में, तो वी डी डिवाइड बाय कहाँ से जा रही है, ग्लास से, तो म्यू जी, सॉरी कहाँ जा रही है, वी डी म्यू डी, और कहाँ से जा रही है, ग्लास से, इज इक्वल्स टू वी जी बाई वी डी, और म्यू कहाँ जा रही है, डायमंड 2, कहाँ से जा रही है, ग्लास से 1, इज इक्वल्स टू वी 1 बाई वी 2। मेरे उम्मीद है कि भैया समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, बराबर है, हाँ है ना, यस यस यस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2 मिनट के लिए गले को थोड़ा रेस्ट दूंगा, फटाफट एक बार इसको नोट कर लो। ओके तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास है बेटा यहाँ पे नोट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाह रहा हूँ। मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो ये लाइट लेट सपोज जा रही है, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसको मैंने बोल दिया, मान लो सिंपल समझने के लिए मैं इसको बोल रहा हूं ग्लास और इसको बोल रहा हूं वाटर, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने वीडियो ऑन कर दिया ना, यस। लाइट मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वाटर से जा रही है ग्लास में। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूं तो आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो कि ग्लास है, विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही बोलोगे, v1 बाय v2, यही बोलोगे, अरे यही बोलोगे, यस, v1 बाई v2। यहाँ पे v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वी वाटर, और यहाँ v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। तुम चाहो तो मैं इसको वैल्यू रख के भी कर सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं इसको वैल्यू लिखकर भी कर सकता हूँ, क्लियर है। अगर तुम चाहो तो मैं करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और म्यू दूसरा मीडियम कौन सा, ग्लास, कहाँ से जा रही है, वाटर से, स्पीड इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, बात एक ही है। अरे मुझे एक फॉर्मूला आपको बताना है और उसका ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब आप कहीं ये ना सोचो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रट्टा मारो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। 10वीं क्लास के बच्चों को भी लगभग पता होता है। तो ये हो गया 1, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक। वी नो दैट अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, ये मान लो एयर है, अगर मैं यहां पे एयर निकालूं और यहां निकालूं वाटर, लाइट एयर से जा रही है वाटर में, लाइट एयर से कहां जा रही है, वाटर में। एयर में लाइट की स्पीड c हो गई, यहां पे लाइट की स्पीड v w हो गई। इसी प्रकार से यहां लाइट जा रही है, लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, और ग्लास में लाइट की स्पीड vg हो गई, और ये क्या हो गया, c हो गया। कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, म्यू ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन c, तो ये आ गया c अपॉन में vw, इसको बोल रहा हूं 2, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू में c बाय vg, इसको मैं बोल रहा हूं 3। क्या हम जानते हैं ना, वी नो दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, हाँ है ना, यस, ये ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। यहां से अगर मैं VW की वैल्यू निकालूं, रुक जाओ,
अगर मैं यहां से VW की वैल्यू निकालूं तो VW क्या आ जाएगा, C अपॉन म्यू W। यहां से अगर मैं VG की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, C अपॉन में म्यू G। कोई डाउट? इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3। कोई डाउट? इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, 3। पुट मैंने VW की वैल्यू निकाल दी है, मैंने VG की वैल्यू निकाल दी है, मैंने VW की वैल्यू निकाल दी है, मैंने VG की वैल्यू निकाल दी है। क्लियर है? पुट कर रहा हूं, पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1। ठीक है, 2 और 3 को किसमें रखो, 1 में। म्यू GW इज इक्वल्स टू में VW की जगह आप क्या लिख दोगे, C बाय म्यू W डिवाइड बाय C बाय म्यू G। C से C कैंसिल, म्यू G ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू GW इज इक्वल्स टू में म्यू G ऊपर जाएगा डिवाइड बाय म्यू W। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, और मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू, बेटा ग्लास कौन सा मीडियम था, ग्लास विद W, 2 into 1, तो 2 into 1 इज इक्वल्स टू म्यू G कौन सा मीडियम है, G ग्लास तो दूसरा मीडियम है। अरे ग्लास कौन सा मीडियम है, ग्लास तो दूसरा मीडियम है। तो ये आ गया क्या हमारे पास, म्यू G। म्यू ग्लास क्या है, म्यू दूसरा, म्यू 2 बाय म्यू 1, 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 म्यू 2 बाय म्यू 1। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा, घबराना नहीं है। यहां से म्यू G कौन सा मीडियम है, सेकंड, और वाटर कौन सा मीडियम है, फर्स्ट। तो मैंने कहा म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज म्यू 2 बाय म्यू 1। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, ये सारा आपने नोट कर लेना, एक बार कर लेना इधर साइड वाला। मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं ये बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले हैं, देख अब ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यही वो बात है आखिरी जो मैं यहां बोलने जा रहा हूं, जिसके लिए पूरी क्लास हुई है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूं कि हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना ही समझना था, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मैंने पूरा एकदम ये 40-50 मिनट हुए इस एक बात को समझाने के लिए हुए। नोट, अगर लाइट मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यह है मीडियम 1, यह है मीडियम 2। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये हमारे पास क्या है, ये मान लो एंगल I है और ये एंगल R है, ये एंगल R है, ये एंगल I है, ये एंगल R है। तो ये क्या है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। इसके अंदर लाइट की स्पीड है v1, इसके अंदर लाइट की स्पीड है v2, इसके अंदर लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसके अंदर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसके अंदर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, बराबर है, यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। पहला फॉर्मूला स्पीड को लेकर है, जो कि क्या है, v1 बाय v2, सबको पता है v1 बाय v2। दूसरा फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो स्पीड में उल्टा होता है पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेम होता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको कि भैया स्पीड को लेके फॉर्मूला v1 अपॉन v2 होता है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके फॉर्मूला μ2 बाय μ1 होता है। मैं ये डायरेक्ट लिख देता, पर फिर आप कहते हैं कैसे आ गया, तो मैंने साबित करके दिखा दिया आपको। 2 रिस्पेक्ट, ये सब मैंने करके दिखाया आपको। यहाँ इसका फॉर्मूला रखा 2 का 1/2, 1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, 2 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, और काट पीट के क्या आया 2/1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये होता है। अभी बात खत्म कहां हुई है, सबसे पहले याद करो, आपको साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R बताया था, इक्वल टू में क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है साइन I बाय साइन R। तुम्हारा अगर दिमाग सीमित ना होता तो मैं यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले और बताता, एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में। वेवलेंथ के टर्म में भी यहाँ पे फॉर्मूला आता है, पर छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पास ये भैया ये वो बात है जिसके लिए भैया ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेक्चर इकट्ठा हुआ था, बराबर है। ये बात
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले, स्पीड को लेकर v1 अपॉन v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बाय म्यू1 और साइन एंगल ये। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भैया, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को मैं एक बार दोबारा घुमाना चाहूंगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर ये कोई मीडियम है, ये एंगल I, ये एंगल R और ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो भैया क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। तो ये क्या आएगा? जिस मीडियम में लाइट आ रही है, देखो ऊपर मीडियम 1 के साथ और ये मीडियम 2 के साथ, मीडियम 1 के साथ वीडियो बना रखी है, चल रही है, यस, मीडियम 1 के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 और उसका एंगल क्या है? एंगल I। उसका एंगल क्या है? एंगल I। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का म्यू1 इनटू में उसका साइन एंगल I इज इक्वल टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इनटू में उसमें एंगल कौन सा बन रहा है दूसरे मीडियम में? साइन R। अब बेटा यही होता है असल में स्नेल्स लॉ, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसके साथ जो एंगल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल, दूसरे मीडियम का एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा? साइन म्यू1 साइन I इज इक्वल टू म्यू2 साइन R। क्लियर है? अगर मैं यहां से निकालूं, इसको मैं करूं, अरे म्यू2 को इधर ला रहा हूं, म्यू1 को इधर, म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1, ये म्यू1 नीचे चला गया तो यहाँ साइन R नीचे आ जाएगा, तो साइन I बाय साइन R। और इसी को हम क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। मैं आपको ये सब नहीं कह रहा कि आपको ये याद करना है, ये याद करना है, मैं आपको कह रहा हूं आपको ये याद करना है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में वो एंगल, जिस मीडियम से लाइट जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू में एंगल। ये काम की बात थी, सिर्फ इतना बताने के लिए आपको आज का पूरा लेक्चर बताया गया है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्लियर है? बराबर है? हाँ है ना? इसे फटाफट नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है? ओके, तो इसका एक PYQ था, अब ना वो PYQ मेरे फ़ोन में है और फ़ोन रिकॉर्डिंग पे है, तो इसका PYQ मैं कल कराऊंगा। कल हम लोग रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आगे का टॉपिक। क्लियर है बेटा? बराबर है? ओके, आज का होमवर्क आपका क्या है? आज का होमवर्क है आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप? टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया? नहीं, टेस्ट पेपर आज का होमवर्क कर लिया हो तो इस चैप्टर के शुरू के 5 एग्जाम्पल भी कर लो, ठीक है ना? ओके, बाय बच्चा, टेक केयर, हैप्पी दीपावली।